बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज बच्चों हम जो देखेंगे मुद्राएं, यानी मुद्राएं मतलब यानी सिक्के, मुद्राएं देखेंगे। तो सबसे पहले मुद्राओं के भी माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। यानी मुद्राएं जो हैं उसके माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मुद्राएं, अधिकांश मोहरें धातुओं की बनी होती थी। यानी प्राचीन काल में अधिकांश जो मोहरें होती थीं, मोहरें धातुओं की बनी होती थीं, की बनाई जाती थीं। यानी अधिकांश प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें या जो और भी कुछ चीज़ें होती थी, वो सारी चीज़ें ज़्यादातर धातुओं की बनी होती थीं। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख होता था, केवल आकृतियाँ, यानी जिस पे केवल कोई लेख या जो है आकृतियाँ विद्यमान होती थीं, उन्हें पंचमार्क, यानी उन्हें पंच मार्क, आहत या सिक्का कहा जाता था। तो ये सबसे अहम चीज़ है। यानी सारी चीज़ों को आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। सारी चीज़ों को क्लियरली पॉइंट के से आप नोट करें, जिससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा की नींव रखी थी। यानी उसमें जो यूनानी शासकों ने यानी सिक्कों पर लेख और लेख मतलब जो लिखा हुआ होता था वो, अब सिक्का आप देखते हैं सिक्के पर लिखा होता है, उसका टाइम लिखा होता है। लेख एवं तिथियां मतलब डेट, यानी तिथियां यानी उस पर उकारने, यानी उस पर दिखाने के लिए करने की जो परंपरा, तिथियां लिखने की जो परंपरा थी उसको यानी शुरू किया था। किसने किया था? परंपरा की नींव रखी थी या कहते हैं शुरू किया था, वो किसने किया था? यूनान के लोगों ने किया था। सबसे पहले यूनानी शासकों ने किया था। उसके बाद मौर्य शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। यानी जो मौर्य शासक थे, शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए। यानी मौर्य शासक जितने थे उन्होंने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिक्के जो है क्या किए थे? जारी किए थे। फिर सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। सर्वाधिक सोने के जो सिक्के थे, सोने के शुद्ध सिक्के, वो कुषाण शासकों ने सबसे पहले प्रचलित, यानी सबसे ज़्यादा प्रचलित किए थे। फिर उसके बाद सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए। यानी सबसे ज़्यादा जो सिक्के जारी किए वो गुप्त शासकों ने जारी किए। सातवाहन शासकों ने
शीशे के सिक्के जारी किए थे। यानी सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। यानी ये सारे पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते जाएं, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। अब हम फिर उसके बाद, ये तो हमारा हो गया सिक्के। अब हम आते हैं स्मारक भवन। स्मारक भवन तो स्मारक विभिन्न स्मारकों में माध्यम से तत्कालीन समाज की दार्शनिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का बोध होता है। यानी जितने भी स्मारक हैं, स्मारकों के माध्यम से, स्मारकों के माध्यम से जो समाज होता है, तत्कालीन समाज, तत्कालीन समाज की धार्मिक, आर्थिक तथा यानी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का पता चलता है। यानी ये सारी चीज़ें आप स्थितियों का पता चलता है। मोहन यानी अब जो स्मारक, जितने भी स्मारक यानी बिल्डिंग्स जो बनी होती, पुरानी बिल्डिंग्स जो बनी होती हैं, उनसे जो है, उनके माध्यम से तत्कालीन समाज की धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थितियों का जो है पता चलता है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो की खुदाई से, मोहनजोदड़ो की खुदाई से सिंधु सभ्यता का पता चलता है। किसका पता चलता है? मोहनजोदड़ो की जो हमने खुदाई की, उससे जो है सिंधु सभ्यता का पता चलता है। फिर है दक्षिण भारत में अरिकमेरु, जो अरिकमेरु नामक स्थान की जो खुदाई में रोम भारत के व्यापारिक जो संबंध थे, व्यापारिक संबंधों का पता चलता है। किसका पता चलता है? व्यापारिक संबंधों का जो है पता चलता है। किससे पता चलता है? दक्षिण भारत में अरिकमेरु नामक स्थान की जो खुदाई हुई, उससे पता चलता है कि रोम और भारत के बीच व्यापारिक संबंध किस तरह के थे। अब हम देखेंगे प्रमुख अभिलेख व शासक, यानी प्रमुख अभिलेख व शासक। तो सबसे पहले हम इसका एक बनाते हैं डायग्राम। यानी हम सबसे पहले इसको लिखेंगे, अभिलेख और शासक। अभिलेख और शासक। तो सबसे पहले जो हाथी गुफा अभिलेख, यानी हाथी गुफा अभिलेख, ये कलिंग राज खारवेल के जो है वक्त में बनी थी। फिर है जूनागढ़ अभिलेख, ये रुद्र दामन के टाइम में बनी थी। फिर है नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री के टाइम में बनी थी। फिर है प्रयाग स्तंभ लेख, ये जो बने थे ये समुद्रगुप्त के टाइम में बने थे। फिर ऐहोल अभिलेख जो बने थे वो पुलकेशिन सेकंड के टाइम में बने थे। फिर मंदसौर अभिलेख, ये जो बने थे मालवा नरेश अशोकवर्मन के वक्त में, मालवा नरेश
यशोवर्मन के वक्त में। फिर है ग्वालियर, ग्वालियर अभिलेख जो बने थे प्रतिहार नरेश भोज के वक्त में, प्रतिहार नरेश राजा भोज जो थे उनके वक्त में। फिर भितरी व जूनागढ़ अभिलेख, भितरी व जूनागढ़ अभिलेख, ये स्कंदगुप्त के वक्त में जो है बने थे माना जाता है। फिर देवपाड़ा, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन, विजय सेन के वक्त जो है बने थे। तो जो भारतवर्ष का जो अभिलेख मिलता है ज़्यादातर वो हम्पी गुफा में मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे पुरातत्विक, जो हमारे पुरातत्विक स्तंभ अभिलेख व उनके नाम। सबसे पहले स्तंभ लेख जो हमारा पहला है वो है स्तंभ लेख स्थल। हमने सर चार्ट बना लिया, चार्ट के वाले से आसानी से आपको हम समझा सकें। तो सबसे पहले है बौद्ध स्तंभ लेख भरहत, और जो स्थल का भरहत है, और समय जो था शुंग काल था, संबंध की तरह राजा वासुदेव से संबंध था, और अभिलेख शुंग वंश का प्रारंभिक स्रोत है, यानी शुंग वंश कहाँ से शुरुआत हुई इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। फिर आता है गरुड़ स्तंभ लेख, ये इसका स्थल है बेसन नगर विदिशा, और इसके शुंग द्वितीय यानी शुंग प्रथम के था, शुंग द्वितीय था, और भागभद्र जो है ये संबंध व्यक्त जो था भागभद्र से था। नैतिक शिक्षा की युक्ति द्वारा आत्म संयम त्याग से संकृतित में तीनों नैतिक कार्य स्वर्ण का पक्ष प्रस्तुत करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है प्रयाग प्रशस्त यानी स्तंभ लेख, प्रयाग इलाहाबाद गुप्तकाल यानी गुप्तकालीन जो है था, समुद्रगुप्त से संबंध था। समुद्रगुप्त के समय प्रकाशन 1834 ईस्वी में, जिसमें विस्तृत विजयों का योग अशन, जिसकी रचना हरिशेन नैदंगी शैली से है। फिर है एरण स्तंभ लेख, एरण मध्य प्रदेश, यानी कहाँ से है, एरण मध्य प्रदेश। एरण जो इलाका है वो मध्य प्रदेश में है, और एक गुप्तकालीन, इसका संबंध भी समुद्रगुप्त से ही था। समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की सूचना देता है। यह वैदिकी शैली में है, यानी कौन सी शैली में है, ये वैदिकी शैली में है। फिर आता है मथुरा स्तंभ लेख, मथुरा स्तंभ लेख, ये मथुरा उत्तर प्रदेश में है। ये गुप्तकालीन जो है, इससे भी गुप्त काल से ही रिलेशन है इसका। चंद्रगुप्त सेकंड, प्रथम गुप्त अभिलेख, जिसमें गुप्त संवत का सबसे पहला वर्ष वर्णित है। वैष्णव धर्मी गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है। माहेश्वर समुदाय के उदिताचार का वर्णन भी मिलता है। किससे, कहाँ से मिलता है, ये मथुरा के जो स्तंभ लेख हैं उनसे हमें प्राप्त होता है। अब इसके आगे हम जो है देखेंगे अभी, इससे आगे हमने देखा जो 5 तक हमने भी देखा कि मथुरा स्तंभ लेख, उसके बाद देखेंगे महरौली स्तंभ लेख। उसके बाद जो हम देखेंगे वो है महरौली स्तंभ लेख। तो महरौली स्तंभ लेख जो है वो महरौली दिल्ली में है, और ये गुप्तकालीन समय था और चंद्रगुप्त सेकंड के वक्त था। मूलतः व्यास के समीप विष्णुपाद पहाड़ी पर स्थित जो था, यानी विष्णुपाद जो था व्यास के समीप विष्णुपाद पहाड़ी पर स्थित था, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के पास, और तत्कालीन धातु विज्ञान का जो ज्वलंत जो है उदाहरण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय अभियानों एवं उनके द्वारा उनके द्वारा सिंधु के 7 युद्धों को पार कर बाल्टिकों पर विजय प्राप्त करने का विवरण जो है किसमें मिलता है, महरौली स्तंभ लेख में मिलता है। और अब आता है उसके बाद 7 नंबर आता है भेलसट स्तंभ लेख। ये भेलसट एटा में है, और ये गुप्तकालीन कुमार गुप्त के वक्त का टाइम है। कुमार गुप्त का जो प्रथम अभिलेख, जिसमें गुप्त सम्राटों की वंशावली का विवरण मिलता है, और कार्तिकेय मंदिर का भी उल्लेख मिलता है। फिर आता है 8 है भितरी स्तंभ लेख, भितरी गाजीपुर में जो गुप्तकालीन सम्राट और स्कंदगुप्त के वक्त का टाइम था। तो हूणों से किए गए स्कंदगुप्त के एक पराक्रमी युद्ध है, उनके द्वारा विष्णु मूर्ति की स्थापना की जो है चर्चा इसमें मिलती है।
फिर आता है नंबर 9 में है, नंबर 9 में बिहार, जो नंबर 9 में है वो है बिहार, बिहार स्तंभ लेख, यानी ये बिहार में है। पटना गुप्तकालीन स्कंदगुप्त और स्कंदगुप्त द्वारा अश्वमेध किए जाने का तथा एक स्तूप का निर्माण करने का उल्लेख जो है हमें मिलता है। फिर है उसके बाद एरण है, एरण मध्य प्रदेश गुप्तकालीन, और इसमें बुद्धगुप्त, इसमें चतुर्भुजी भगवान विष्णु का जो सर्वप्रथम अभिलेखी कर प्रमाण तथा भगवान विष्णु की महिमा में महाराजा मात्र विष्णु एवं धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का वर्णन प्रस्तुत करता है, और सप्ताह के दिनों के नामों के प्रारंभिक प्रयोग भी मिलता है। फिर इसके बाद 11 एरण है, एरण ये मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन और भानुगुप्त इसके टाइम में थे। महान पराक्रमी गोप राजा की रणभूमि में शहीद हो जाने एवं उनकी पत्नी द्वारा अपने पति की चिता पर सती हो जाने का उल्लेख मिलता है। फिर है फिर मिलता है तालगुंडा। तालगुंडा शिभोगा मैसूर गुप्तकालीन शांति वर्मन और मयूर वर्मन के वक्त का टाइम था। दक्षिण के कदम्बों के इतिहास अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत, यानी और स्रोत मतलब जहाँ से सारी चीज़ें की हिस्ट्री ली जा रही है, स्रोत और कदम्ब शासक मयूर शर्मन के पल्लवों से संघर्ष का उल्लेख तथा रचयिता के रूप में कुब्ज का जो है उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे मूर्तियाँ। तो अब हम देखेंगे मूर्तियाँ। तो मूर्तियाँ जो है वो हम पहला देखेंगे प्राचीन काल में प्राचीन काल में मूर्तियों का जो निर्माण मिलता है वो कुषाण काल से मिलता है। कुषाण काल से आरंभ होता है, यानी ये जो है मूर्तियाँ जो बनाने का टाइम हमें मिलता है वो कुषाण काल से आरंभ होता है। इसका दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, कुषाण गुप्त कालों कुषाणों गुप्त शासकों एवं उत्तरी, यानी एवं जो हम कह सकते हैं उत्तरी जो है उत्तरी गुप्त काल में निर्मित मूर्तियों के विकास का जो है, मूर्तियों के विकास में जो जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का योगदान रहा है, यानी जो मूर्तियों का जो विकास क्रम हुआ है उसमें जन सामान्य यानी आम लोगों की, जन सामान्य मतलब आम लोगों की धार्मिक भावनाओं का जो विशेष योगदान मिलता है। तो धार्मिक भावनाओं का जो है क्या मिलता है, विशेष योगदान मिलता है। इसका थर्ड पॉइंट जो है वो है कुषाण कालीन मूर्तियों व गुप्तकालीन मूर्तियों व जो गुप्त कालीन मूर्तियों में जो मूलभूत अंतर है, यानी कुषाणकालीन मूर्तियां और गुप्तकालीन मूर्तियों में जो है अंतर दिखाई देता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, कुषाणकालीन मूर्तियां विदेशी प्रभाव से ओतप्रोत हैं, यानी विदेशी प्रभाव जो उन पे काफ़ी जो है हमें नज़र आता है, प्रभाव से ओतप्रोत है या दिखाई देती हैं। वही गुप्तकालीन मूर्तियां स्वाभाविकता से ओतप्रोत हैं, यानी गुप्तकालीन मूर्तियां जो हैं वो क्या हैं, गुप्तकालीन मूर्तियां व स्वाभाविकता से
ओतप्रोत हैं या दिखाई देते हैं, इनमें स्वाभाविकता जो है दिखाई देती है। फिर है भरहुत, बोध गया, सांची और अमरावती में मिली जो मूर्तियां हैं, मिली मूर्तियां व मूर्ति कला में जन सामान्य यानी जन सामान्य का जो जीवन है, जन सामान्य की जीवन की जो रुचि सजीव स्वरूप प्रस्तुत करता है, यानी जीवन की अति सजीव यानी बहुत ही ज़्यादा सजीव, जैसा लगता है इसमें जीवन है, सजीव स्वरूप दिखाता है या दिखाती है। फिर हम चित्रकला, थोड़ा सा चित्रकला में भी देख लेंगे। चित्रकला से बीते समय जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। चित्रकला से कैसी जानकारी मिलती है? जीवन, जो बीता हुआ जीवन है उसके बारे में जानकारी मिलती है। अजंता के जो चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर जो है अभिव्यक्ति मिलती है। फिर है इसका चित्रों में जो अजंता में जो चित्र मिले हैं, चित्रों में माता और शिशु या मरणशील राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक पराकाष्ठा का पूर्ण प्रमाण मिलता है। तो इस तरह से जो है हमने जो है लगातार ये जो हमारा छठा पार्ट है, इसके बाद सातवें पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट होगा और उसके बाद आएगा प्रागैतिहासिक काल शुरू करेंगे। अगला जो चैप्टर होगा यानी छठा पार्ट है और सातवां पार्ट में जो है हम प्राचीन इतिहास के स्रोत को एंड करेंगे।